द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखी गई एक क्लासिक कृति है जो 1989 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक ने दुनिया भर में लाखों लोगों और संगठनों के जीवन को बदल दिया है। इस पुस्तक में कोवी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए एक सिद्धांत केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। 7 गहरे निहित आदतों के माध्यम से कोवी पाठकों को निर्भरता से स्वतंत्रता और अंततः अंतर्निर्भरता की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां टीम वर्क और सहयोग सफलता की कुंजी बन जाते हैं। कोवी द्वारा वर्णित आदतें केवल सतही क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि मौलिक सिद्धांत हैं जो हमें अंदर से बाहर तक बदलने में मदद करते हैं। ये आदतें हमें अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उनका पीछा करने, अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने, भरोसेमंद संबंध बनाने और खुद को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए निरंतर नवीनीकरण करने के लिए सिखाती हैं। प्रत्येक आदत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, व्यवहारिक उदाहरणों और अभ्यासों के साथ जो पाठकों को इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने और लागू करने में मदद करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल न केवल एक आत्म सहायता पुस्तक है, बल्कि एक सिद्धांत आधारित जीवन जीने की मार्गदर्शिका है जो हमें हमारे पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और उद्देश्य और अखंडता के साथ जीने की अनुमति देती है। भाग 1, दृष्टिकोण और सिद्धांत। अंदर से बाहर। स्टीफन कोवी अपनी पुस्तक की शुरुआत यह समझाते हुए करते हैं कि हमारी धारणाएं और दृष्टिकोण हमारे विश्व दृष्टिकोण और कार्यों का आधार हैं। दृष्टिकोण या मानसिक नक्शे हमारी दुनिया की व्याख्याएं हैं जो हमारी पूर्व की अनुभवों और विश्वासों से गहराई से प्रभावित होती हैं। ये दृष्टिकोण लेंस की तरह काम करते हैं जिनके माध्यम से हम वास्तविकता को देखते हैं, और अक्सर हमारी धारणाएं हमारी अंतर्निहित धारणाओं द्वारा विकृत हो सकती हैं। कोवी वास्तविक जीवन के उदाहरणों और मामलों के अध्ययन का उपयोग करते हुए बताते हैं कि धारणाओं में बदलाव कैसे हमारी वास्तविकता को मौलिक रूप से बदल सकता है। एक सामान्य दृष्टिकोण यह है कि हम अपने आप को परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी खुद की जिंदगी को प्रभावित करने की क्षमता को पहचानें। कोवी बताते हैं कि लोग कैसे प्रतिक्रियात्मक विचार पैटर्न में पड़ सकते हैं, बाहरी परिस्थितियों के स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं और निर्णयों पर नियंत्रण लेने के लिए। उदाहरण के लिए, ऐसे लोग हो सकते हैं जो लगातार अपनी खराब किस्मत या अन्याय की शिकायत करते हैं, बिना यह महसूस किए कि वे इन धारणाओं को अपनी जिंदगी पर नियंत्रण करने दे रहे हैं। प्रभावी ढंग से बदलने के लिए कोवी सुझाव देते हैं कि हमें अपने खुद के दृष्टिकोणों की जांच और चुनौती देने से शुरू करना चाहिए। वह लेंस के माध्यम से देखने की रूपक का उपयोग करते हैं, ये समझाने के लिए कि हमारे विश्वास और धारणाएं कैसे हमारे विश्व दृष्टिकोण और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वह सही सिद्धांतों की अवधारणा भी पेश करते हैं जो सार्वभौमिक और समयहीन प्राकृतिक कानून हैं। इन सही सिद्धांतों के साथ हमारे दृष्टिकोणों को संरेखित करने से हमें दुनिया को और स्पष्ट रूप से देखने और अधिक प्रभावी निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। कोवी एक श्रृंखला के अभ्यासों और विचारों का उपयोग करते हैं ताकि पाठकों को अपने खुद के दृष्टिकोणों को पहचानने और सवाल करने में मदद मिल सके। उदाहरण के लिए, वो सुझाव देते हैं कि हम अपने प्रतिक्रियाओं को विभिन्न स्थितियों के लिए दर्ज करने के लिए एक डायरी रखें और विश्लेषण करें कि कौन से अंतर्निहित विश्वास इन प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर रहे हो सकते हैं। आत्म परीक्षण की यह प्रक्रिया हमें खुद की बड़ी जागरूकता विकसित करने की अनुमति देती है और हमें गहरे व्यक्तिगत बदलाव के लिए तैयार करती है। इसके अतिरिक्त कोवी हमारे संबंधों पर हमारे दृष्टिकोण के प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे दृष्टिकोण न केवल ये प्रभावित करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, बल्कि हम अन्य लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास अविश्वास का दृष्टिकोण है तो हम दूसरों को संदेह की नज़र से देखेंगे और रक्षात्मक रूप से कार्य करेंगे, जो संघर्ष और गलतफहमियों को उत्पन्न कर सकता है। इसके विपरीत, अगर हम विश्वास और सम्मान का दृष्टिकोण विकसित करते हैं तो हम अधिक मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने की संभावना रखते हैं। व्यक्तित्व और चरित्र नैतिकता। कोवी व्यक्तित्व नैतिकता और चरित्र नैतिकता के बीच अंतर करते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और सफलता के दो बहुत अलग दृष्टिकोण हैं। व्यक्तित्व नैतिकता, जिसने 20वीं सदी के अधिकांश आत्म सहायता साहित्य पर प्रभुत्व जमाया है, सतही और जोड़तोड़ तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे सार्वजनिक छवि, दृष्टिकोण और व्यवहार। कोवी का तर्क है कि जबकि ये तकनीकें अल्पावधि में लाभ प्रदान कर सकती हैं, वे दीर्घावधि में स्थायी नहीं हैं क्योंकि वे हमारे चरित्र की गहरी जड़ों को संबोधित नहीं करती हैं। इसके विपरीत, चरित्र नैतिकता मौलिक और स्थायी सिद्धांतों पर आधारित है जो प्रामाणिक और स्थायी सफलता की नींव बनाती हैं। इन सिद्धांतों में ईमानदारी, विनम्रता, निष्ठा, संयम, साहस, न्याय, धैर्य, परिश्रम, सरलता, विनम्रता और सुनहरा नियम, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, शामिल हैं। कोवी बताते हैं कि इन सिद्धांतों पर आधारित चरित्र को विकसित करना गहरे और लगातार आंतरिक कार्य की आवश्यकता होती है, लेकिन परिणाम बहुत अधिक संतोषजनक और स्थायी होते हैं। कोवी ऐतिहासिक कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि विभिन्न संस्कृतियों और युगों में चरित्र नैतिकता कैसे स्थायी सफलता की नींव रही है।
उदाहरण के लिए वह अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन और नेतृत्व में मजबूत चरित्र और सिद्धांतों का प्रदर्शन किया। कोवी व्यवहारिक अभ्यास भी प्रदान करते हैं ताकि पाठकों को अपने खुद के जीवन में चरित्र नैतिकता के सिद्धांतों की पहचान करने और उन्हें मजबूत करने में मदद मिल सके। वो सुझाव देते हैं कि हम अपने दैनिक क्रियाओं और निर्णयों पर विचार करें और पूछें कि क्या वे हमारे गहरे सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं। कोवी यह भी बताते हैं कि चरित्र नैतिकता हमारे नेतृत्व में प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करती है। वो बताते हैं कि सबसे प्रभावी नेता वे होते हैं जो ईमानदारी के साथ नेतृत्व करते हैं और जो अपने सुसंगत, सिद्धांत आधारित व्यवहार के माध्यम से दूसरों का विश्वास जीतते हैं। एक नेता जो चरित्र नैतिकता का अभ्यास करता है, अपने उदाहरण के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करता है, एक विश्वास और सहयोग के माहौल का निर्माण करता है। अंदर से बाहर बदलाव। कोवी जोर देते हैं कि सच्चा और स्थायी बदलाव भीतर से शुरू होता है। वो बताते हैं कि कई लोग अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं बिना पहले अपने आंतरिक दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार को संबोधित किए। ये रणनीति अक्सर अप्रभावी होती है क्योंकि हमारी आंतरिक धारणाएं और दृष्टिकोण यह निर्धारित करते हैं कि हम बाहरी परिस्थितियों की व्याख्या और प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कोवी प्रभाव का चक्र और चिंता का चक्र की अवधारणा पेश करते हैं। प्रभाव का चक्र उन सभी चीजों को शामिल करता है जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण होता है, जबकि चिंता का चक्र उन सभी चीजों को शामिल करता है जो हमें चिंतित करती है लेकिन जिन पर हमारा थोड़ा या कोई नियंत्रण नहीं होता। कोवी का तर्क है कि सक्रिय लोग अपने प्रभाव के चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करते हुए सुधार करने के लिए जिन पर उनका नियंत्रण होता है। ये दृष्टिकोण न केवल अधिक प्रभावी है, बल्कि यह प्रभाव के चक्र को भी धीरे धीरे विस्तारित करता है, जिससे लोगों को अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की अनुमति मिलती है। कोवी उदाहरण प्रदान करते हैं कि यह ध्यान परिवर्तन कैसे लोगों के जीवन को बदल सकता है। उदाहरण के लिए वह बताते हैं कि एक प्रबंधक जो अपने नेतृत्व और संचार कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अपनी टीम और कार्य वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, बजाय इसके कि वह बाहरी कारकों जैसे अर्थव्यवस्था या कंपनी नीतियों की शिकायत करे। वो व्यवहारिक अभ्यास भी प्रदान करते हैं ताकि पाठकों को अपने खुद के प्रभाव और चिंता के चक्रों की पहचान करने और अपने प्रभाव के चक्र को विस्तारित करने की योजना विकसित करने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त कोवी विकास मानसिकता अपनाने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि अपनी कौशल और क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने प्रभाव के चक्र को विस्तारित कर सकते हैं और हमारे जीवन और आसपास की दुनिया में अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। वो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार काम करने का सुझाव देते हैं। विकास और परिवर्तन के सिद्धांत। इस अध्याय में कोवी 7 आदतों को व्यक्तिगत विकास और प्रभावशीलता के लिए एक अनुक्रमिक और प्रगतिशील पथ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं कि ये आदतें सही सिद्धांतों पर आधारित हैं जो सार्वभौमिक रूप से लागू की जा सकती हैं और जो स्वतंत्रता और अंतर्निर्भरता की ओर एक सीढ़ी बनाती हैं। प्रक्रिया का पहला भाग आत्म निपुणता, निजी विजय पर केंद्रित है, जिसमें पहले 3 आदतें शामिल हैं। ये आदतें लोगों को निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करती हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन की भावना विकसित करती हैं। अगली 3 आदतें अंतर्निर्भरता, सार्वजनिक विजय पर केंद्रित हैं, जो दूसरों के साथ प्रभावी सहयोग पर आधारित है। कोवी बताते हैं कि हमारे रिश्तों और पेशेवर जीवन में सच्ची प्रभावशीलता तब प्राप्त होती है जब हम दूसरों के साथ अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, तालमेल का लाभ उठाते हैं और ऐसे समाधान बनाते हैं जो सभी पक्षों को लाभान्वित करते हैं। 7वीं आदत आरी को तेज करना, निरंतर सुधार और आत्म देखभाल पर केंद्रित है। कोवी का तर्क है कि उच्च स्तर की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं को लगातार नवीनीकृत करना चाहिए। यह आदत अन्य 6 आदतों की नींव है, क्योंकि यह हमें बढ़ते और सुधारते रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा और लचीलापन प्रदान करती है। कोवी 7 आदतों में से प्रत्येक को विकसित और अभ्यास करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं, व्यवहारिक अभ्यास और उदाहरण प्रदान करते हैं ताकि पाठकों को अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने में मदद मिल सके। वो इन आदतों को आत्मसात करने और उन्हें हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाने के लिए निरंतर अभ्यास और निरंतर विचार के महत्व पर भी जोर देते हैं। कोवी मामलों के अध्ययन और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि इन आदतों ने कई लोगों और संगठनों के जीवन को कैसे बदल दिया है। भाग 2, निजी विजय, सक्रिय बने। ये पहली आदत व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पहल पर केंद्रित है। कोवी बताते हैं कि सक्रिय होना मतलब ये पहचानना है कि हम अपने खुद के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा व्यवहार हमारे निर्णयों का एक कार्य है, न कि हमारी परिस्थितियों का। सक्रिय लोग अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते हैं। इसके बजाय वे मानते हैं कि उनका व्यवहार उनकी अपनी सचेत पसंद का उत्पाद है, जो मूल्यों पर आधारित है, बजाय बाहरी प्रभावों के परिणाम के।
कोवी सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक लोगों के बीच अंतर दिखाने के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया मॉडल का उपयोग करते हैं। प्रतिक्रियात्मक लोग बाहरी उत्तेजनाओं जैसे परिस्थितियों या दूसरों के व्यवहार को अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। इसके विपरीत सक्रिय लोग अपनी प्रतिक्रिया चुनने और मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया करने की अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। सक्रियता को विकसित करने के लिए कोवी कई रणनीतियां और व्यवहारिक अभ्यास सुझाते हैं। उनमें से एक ये है कि हम उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां हम अधिक नियंत्रण कर सकते हैं और दैनिक छोटे कार्यों में पहल करें। उदाहरण के लिए, काम के बोझ की शिकायत करने के बजाय हम अपने समय का अधिक कुशलता से आयोजन करने या अपने कार्य प्रक्रियाओं को सुधारने के तरीकों को खोजने की पहल कर सकते हैं। कोवी सक्रिय सकारात्मक कथनों की अवधारणा भी पेश करते हैं, जो हमारे सक्रियता के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने वाले सकारात्मक बयान होते हैं। ये कथन हमें केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद कर सकते हैं क्योंकि हम इस आदत को विकसित करने के लिए काम करते हैं। सक्रियता के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कोवी उन लोगों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए, वह होलोकॉस्ट उत्तरजीवी विक्टर फ्रैंकल की कहानी बताते हैं, जिन्होंने परिस्थितियों की प्रतिक्रिया चुनने की अपनी अंतिम स्वतंत्रता को पाया, यहाँ तक कि सबसे अमानवीय स्थितियों में भी। इस प्रकार की स्वतंत्रता का अनुसरण करने की क्षमता सक्रियता की शक्ति का उदाहरण देती है। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि हम आत्म मूल्यांकन अभ्यासों का अभ्यास करें ताकि हम अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं की पहचान कर सकें और अपनी प्रतिक्रियाओं की बड़ी जागरूकता विकसित कर सकें। ये अभ्यास हमें प्रतिक्रियात्मक व्यवहार पैटर्नों को पहचानने और उन्हें मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित सक्रिय प्रतिक्रियाओं के साथ बदलने में मदद करते हैं। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इस अध्याय में कोवी हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने के महत्व को बताते हैं और यह कैसे हमारे दैनिक निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। कोवी व्यक्तिगत मिशन बयान बनाने की अवधारणा पेश करते हैं, जो हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों को दर्शाने वाला एक बयान होता है। व्यक्तिगत मिशन बयान एक कंपास की तरह काम करता है जो हमें निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है और हमें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। कोवी इस बयान को तैयार करने के लिए उदाहरण और विस्तृत कदम प्रदान करते हैं। वो जीवन में हमारे भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, साथ ही हमारे दीर्घकालिक सपनों और आकांक्षाओं पर विचार करने का सुझाव देते हैं। बयान को हमारे वास्तविक प्रतिबिंब और मूल्यांकन का एक सच्चा प्रतिबिंब होना चाहिए। कोवी यह भी बताते हैं कि हमारे सभी गतिविधियों में अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का महत्व। इसका मतलब है कि किसी भी कार्य या परियोजना को शुरू करने से पहले हमें जो हासिल करना चाहते हैं, उसका एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। एक स्पष्ट लक्ष्य होने से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे कार्य हमारे दीर्घकालिक मूल्यों और उद्देश्यों के साथ संगत हों। इसके अलावा कोवी हमारे दैनिक जीवन में इस आदत को लागू करने के लिए व्यवहारिक तकनीकें प्रदान करते हैं, जैसे कि छोटे और दीर्घकालिक लक्ष्यों की स्थापना, साप्ताहिक योजना और नियमित रूप से अपने व्यक्तिगत मिशन बयान की समीक्षा करना। अंत को ध्यान में रखकर जीने से हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। इस आदत को स्पष्ट करने के लिए कोवी उन व्यक्तियों और संगठनों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने एक स्पष्ट दृष्टि और परिभाषित उद्देश्य रखने से महान चीजें हासिल की हैं। उदाहरण के लिए, वह बताते हैं कि कैसे सफल कंपनियां जैसे कि IBM और एप्पल ने मिशन बयान तैयार किए हैं जो उनके सभी रणनीतिक और संचालन निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें दीर्घकालिक मूल्यों और उद्देश्यों के साथ संगत बने रहने की अनुमति मिलती है। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने के लिए दृष्टिकोण और ध्यान का अभ्यास करें। ये अभ्यास हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित रहने में मदद करते हैं। पहली चीजों को पहले रखना, यह आदत समय प्रबंधन और प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। कोवी समय प्रबंधन मैट्रिक्स की अवधारणा पेश करते हैं, जो गतिविधियों को उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर 4 चतुर्थांशों में वर्गीकृत करता है। वह हमें तात्कालिक और महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे संकट, तत्काल समस्याएं और गैर तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे व्यक्तिगत विकास, दीर्घकालिक योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। चतुर्थांश 2 गतिविधियों में मजबूत संबंधों का निर्माण, नए अवसरों की पहचान, व्यायाम और नई कौशल सीखना शामिल हैं। इन गतिविधियों में समय और ऊर्जा निवेश करके हम समस्याओं और संकटों को रोक सकते हैं जो अन्यथा तात्कालिक चतुर्थांशों में गिर जाएंगे। कोवी समय प्रबंधन मैट्रिक्स को निम्नानुसार चित्रित करते हैं। चतुर्थांश I तात्कालिक और महत्वपूर्ण गतिविधियां, संकट, तात्कालिक समस्याएं। चतुर्थांश 2 गैर तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियां, व्यक्तिगत विकास, दीर्घकालिक योजना। चतुर्थांश 3 तात्कालिक लेकिन गैर महत्वपूर्ण गतिविधियां, बाधाएं, अनावश्यक फोन कॉल। चतुर्थांश IV गैर तात्कालिक और गैर महत्वपूर्ण गतिविधियां, सतही विक्षेपण, समय की बर्बादी। मुख्य बात कोवी के अनुसार चतुर्थांश 2 पर ध्यान केंद्रित करना है।
प्रभावी लोग जानते हैं कि इन गतिविधियों में निवेश करके वे संकटों और समस्याओं में समय और ऊर्जा कम खर्च कर सकते हैं। ये भी गैर महत्वपूर्ण चतुर्थांश 3 और इफ की गतिविधियों को न कहने की शिक्षा शामिल है, जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों में महत्वपूर्ण योगदान नहीं करती हैं। को भी बेहतर समय प्रबंधन के लिए व्यवहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं, जैसे साप्ताहिक योजनाकार का उपयोग करना। वो हमें जीवन में हमारी प्रमुख भूमिकाओं की पहचान करने और प्रत्येक भूमिका के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें हमारी जिम्मेदारियों को संतुलित करने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर समय देने में मदद करता है। इसके अलावा कोवी प्रभावी प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर देते हैं। वह हमें उन कार्यों को सौंपने के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हें अन्य लोग कर सकते हैं, जिससे हमें चतुर्थांश 2 गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय मिल सके। वह प्रबंधन, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व प्रतिनिधित्व के बीच अंतर बताते हैं। पूर्व किसी को क्या करना है ये बताता है, जबकि उत्तरार्ध दूसरों को निर्णय लेने और समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए सशक्त करता है। समय प्रबंधन और प्राथमिकता देने के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कोवी उन व्यक्तियों और संगठनों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करके उच्च स्तर की प्रभावशीलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए वह बताते हैं कि कैसे बिजनेस लीडर्स जैसे वॉरेन बफे और बिल गेट्स ने इन सिद्धांतों का उपयोग अपनी कंपनियों और अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किया है। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि हमारी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की नियमित रूप से समीक्षा और प्रतिबिंबित करने का अभ्यास करें। ये अभ्यास हमें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित रखने और आवश्यकतानुसार हमारी कार्य योजना को समायोजित करने में मदद करते हैं। भाग 3, सार्वजनिक विजय, अंतर्निर्भरता के दृष्टिकोण। कोवी बताते हैं कि दूसरों के साथ हमारे रिश्तों में प्रभावशीलता एक अंतर्निर्भरता के दृष्टिकोण पर आधारित है। वो स्वीकार करते हैं कि हम सभी अंतर्निर्भर हैं और हमारे कार्य और निर्णय दूसरों को प्रभावित करते हैं। वो बताते हैं कि निजी विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है। केवल तब जब हमने आत्म निपुणता हासिल की हो, हम दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। कोवी भावनात्मक बैंक खातों की अवधारणा पेश करते हैं, जहां प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत को रिश्ते में एक जमा या निकासी के रूप में देखा जा सकता है। एक जमा एक सकारात्मक क्रिया हो सकती है, जैसे एक वादा निभाना, दयालु होना या सहानुभूति दिखाना। दूसरी ओर एक निकासी एक नकारात्मक क्रिया हो सकती है, जैसे एक वादा तोड़ना, असंवेदनशील होना या न सुनना। कोवी जोर देते हैं कि मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाने के लिए हमें दूसरों के भावनात्मक बैंक खातों में लगातार जमा करना चाहिए। ये भरोसे का एक रिजर्व बनाता है जो किसी भी रिश्ते में अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले तनाव और संघर्ष को पार करने में मदद कर सकता है। कोवी वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि भावनात्मक जमाव और निकासियों का हमारे रिश्तों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए वह बताते हैं कि एक नेता जो नियमित रूप से अपनी टीम के भावनात्मक बैंक खातों में जमा करता है, जैसे कि सराहना और मान्यता दिखाना, एक अधिक सुसंगठित और प्रेरित टीम बना सकता है। इसके विपरीत एक नेता जो अक्सर भावनात्मक निकासी करता है, जैसे कि आलोचना और तिरस्कार करना, अविश्वास और प्रेरणा की कमी पैदा कर सकता है। कोवी हमारे रिश्तों में भावनात्मक जमाव को बनाने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां भी प्रदान करते हैं। वो सहानुभूति का अभ्यास करने, हमारे वादों को निभाने और नियमित रूप से सराहना और मान्यता दिखाने का सुझाव देते हैं। ये क्रियाएं न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करती हैं, बल्कि विश्वास और सहयोग के माहौल का निर्माण करती हैं। जीत सोचें। यह आदत हमारे अन्य लोगों के साथ बातचीत में पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान की तलाश पर केंद्रित है। कोवी जीत दृष्टिकोण को एक मानसिकता और हृदय सेट के रूप में वर्णित करते हैं जो सभी मानव इंटरैक्शन में पारस्परिक लाभों की निरंतर खोज करता है। वह हमें हार जीत दृष्टिकोण से बचने के लिए प्रेरित करते हैं, जो दीर्घकालिक में टिकाऊ नहीं होते हैं। जीत हार दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धात्मक और कमी पर आधारित है, जहां केवल एक व्यक्ति दूसरे की कीमत पर जीत सकता है। इसके विपरीत जीत दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि सभी के लिए पर्याप्त है और एक व्यक्ति की सफलता दूसरे की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। कोवी एक बहुतायत मानसिकता विकसित करने का सुझाव देते हैं, जहां हम मानते हैं कि सभी के लिए पर्याप्त है और सहानुभूति, परिपक्वता और तालमेल का अभ्यास करते हैं। कोवी जीत समझौतों को बनाने और हमारी बातचीत कौशल को सुधारने के लिए उदाहरण और रणनीतियां प्रदान करते हैं। वो बताते हैं कि एक जीत परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें साहस और विचारशीलता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। हमारे आवश्यकताओं और इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए साहस और दूसरों के समझने और सम्मान करने के लिए विचारशीलता। कोवी मामलों के अध्ययन और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि जीत दृष्टिकोण कैसे हमारे रिश्तों और संगठनों को बदल सकता है। उदाहरण के लिए वह बताते हैं कि कैसे एक कंपनी जो अपने आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ बातचीत में जीत दृष्टिकोण अपनाती है, अधिक मजबूत और टिकाऊ रिश्ते बना सकती है, जो बदले में इसके प्रदर्शन और प्रतिष्ठा में सुधार करती है।
कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि आत्म मूल्यांकन अभ्यासों का अभ्यास करें ताकि हमारे अपने दृष्टिकोणों की पहचान हो सके और जीत मानसिकता विकसित करने की दिशा में काम किया जा सके। ये अभ्यास हमें प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार पैटर्नों को पहचानने और उन्हें अधिक सहयोगात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलने में मदद करते हैं। पहले समझें, फिर समझने के लिए प्रयास करें। इस अध्याय में कोवी सहानुभूतिपूर्ण सुनने के महत्व को रेखांकित करते हैं, जो प्रभावी संचार की नींव है। वो बताते हैं कि अधिकांश लोग उत्तर देने की मंशा से सुनते हैं, न कि समझने की। वो हमें सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं, जहां हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने के लिए प्रयास करते हैं, अपने विचार व्यक्त करने से पहले। सहानुभूतिपूर्ण सुनना केवल शब्दों को सुनने के बजाय भावनाओं और अर्थों पर ध्यान देने को शामिल करता है। कोवी हमारे सुनने कौशल को सुधारने के लिए तकनीकें प्रदान करते हैं, जैसे कि जो सुना है उसे प्रतिबिंबित और पैराफ्रासिंग करना, खुले प्रश्न पूछना और बीच में बाधा न डालना। वो बताते हैं कि ये दृष्टिकोण हमारे रिश्तों को मजबूत कर सकता है और संघर्षों को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकता है। पहले समझने की कोशिश करके हम सम्मान और विश्वास का माहौल बनाते हैं, जो खुले और ईमानदार संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह आदत विशेष रूप से संघर्ष की स्थितियों में महत्वपूर्ण है, जहां प्राकृतिक प्रवृत्ति अपनी स्थिति की रक्षा करने की होती है, बजाय इसके कि दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश की जाए। कोवी वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि सहानुभूतिपूर्ण सुनने का महत्व क्या है। उदाहरण के लिए वह बताते हैं कि एक नेता जो सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अभ्यास करता है, अपनी टीम की जरूरतों और चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है, जिससे उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने और एक अधिक सुसंगठित और प्रेरित टीम बनाने की अनुमति मिलती है। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अभ्यास करने के लिए अभ्यास करें। ये अभ्यास हमें अपने खुद के सुनने की प्रवृत्तियों के प्रति अधिक जागरूक होने और दूसरों को समझने और कनेक्ट करने की हमारी क्षमता को सुधारने के लिए काम करने में मदद करते हैं। सिनर्जी बनाएं। कोवी तालमेल की अवधारणा पेश करते हैं, जो यह विचार है कि संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से अधिक है। वो बताते हैं कि तालमेल रचनात्मक सहयोग और टीम वर्क के माध्यम से नए और बेहतर समाधान की खोज पर आधारित है। वो बताते हैं कि व्यक्तिगत अंतर को महत्व देकर और उनका लाभ उठाकर तालमेल कैसे हासिल किया जा सकता है, जिससे अधिक नवाचार और प्रभावी परिणाम मिलते हैं। तालमेल को स्पष्ट करने के लिए कोवी प्रकृति के उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मानव शरीर के अंगों के बीच तालमेल या एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर्निर्भरता। एक संगठनात्मक संदर्भ में तालमेल तब होता है जब विविध टीमें एक साथ काम करती हैं, प्रत्येक सदस्य की ताकत का लाभ उठाकर समाधान बनाती हैं जो कोई अकेले नहीं कर सकता था। कोवी तालमेल पूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं, जैसे कि खुले संचार को बढ़ावा देना, अंतर को महत्व देना और विश्वास और सम्मान की संस्कृति बनाना। वो जोर देते हैं कि तालमेल समझौता नहीं है जहां प्रत्येक पक्ष कुछ छोड़ देता है, बल्कि एक सच्चा सहयोग है जहां नए विकल्प और समाधान बनते हैं जो सभी को संतुष्ट करते हैं। कोवी वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि तालमेल कैसे संगठनों और समुदायों को बदल सकता है। उदाहरण के लिए वह बताते हैं कि कैसे एक संगठन जो अपनी टीमों के बीच तालमेल को बढ़ावा देता है, अधिक नवाचारी और प्रभावी उत्पादों और सेवाओं का विकास कर सकता है, अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और दीर्घकालिक सफलता को बढ़ा सकता है। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि टीम बिल्डिंग अभ्यासों का अभ्यास करें ताकि तालमेल को विकसित किया जा सके। ये अभ्यास हमें प्रत्येक टीम सदस्य की व्यक्तिगत ताकत को पहचानने और महत्व देने और हमारे सामान्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने में मदद करते हैं। भाग 4 नवीनीकरण। आरी को तेज करें। 7वीं आदत हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं के निरंतर नवीनीकरण पर केंद्रित है। कोवी आरी को तेज करना की रूपक का उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमें अपने आप को एक समग्र तरीके से देखभाल करने की आवश्यकता है। वो नवीनीकरण के 4 आयामों का वर्णन करते हैं: शारीरिक, शरीर की देखभाल; मानसिक, बौद्धिक विकास; भावनात्मक, सामाजिक, रिश्ते और सेवा; और आध्यात्मिक, मूल्य और ध्यान। शारीरिक नवीनीकरण के लिए कोवी नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद जैसी आदतों का सुझाव देते हैं। ये आदतें हमारे शरीर को फिट और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे हमारी दैनिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि हमारे शारीरिक कल्याण को बनाए रखने के लिए विश्राम और तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें। मानसिक नवीनीकरण का मतलब निरंतर सीखना, पढ़ना, लिखना और जानकारी रखना है। कोवी जीवन भर के सीखने और बौद्धिक विकास के महत्व को रेखांकित करते हैं, जो हमारे मन को तीव्र और अनुकूलनीय बनाए रखने के तरीके हैं। वो सीखने के लक्ष्यों को स्थापित करने और लगातार खुद को बौद्धिक रूप से बढ़ाने के लिए चुनौती देने का सुझाव देते हैं। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि मानसिक स्पष्टता और ध्यान को बढ़ाने के लिए चिंतन और ध्यान का अभ्यास करें। भावनात्मक और सामाजिक नवीनीकरण के संबंध में कोवी मजबूत और सार्थक रिश्तों को बनाने और बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं।
इसमें परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, समुदाय की सेवा करना और संचार और सहानुभूति कौशल विकसित करना शामिल है। इस क्षेत्र में नवीनीकरण हमें जुड़े और समर्थित महसूस करने में मदद करता है, जो हमारे भावनात्मक कल्याण के लिए आवश्यक है। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि हमारी सामाजिक कनेक्शनों और उद्देश्य की भावना को मजबूत करने के लिए स्वैच्छिक गतिविधियों और सामुदायिक सेवा का अभ्यास करें। अंत में, आध्यात्मिक नवीनीकरण का मतलब हमारे सबसे गहरे मूल्यों के साथ जुड़ना और जीवन में अर्थ की खोज करना है। कोवी ध्यान, प्रार्थना, चिंतन और हमारे सिद्धांतों और उद्देश्यों के साथ संगत लक्ष्यों की स्थापना जैसी प्रथाओं का सुझाव देते हैं। नवीनीकरण का यह आयाम हमें हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा में केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करता है। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि रचनात्मक और कलात्मक गतिविधियों का अभ्यास करें ताकि हमारे आत्मा को नवीनीकृत और हमारे सच्चे स्वभाव को व्यक्त किया जा सके। कोवी निष्कर्ष निकालते हैं कि इन 4 क्षेत्रों में निरंतर नवीनीकरण उच्च स्तर की प्रभावशीलता और कल्याण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नियमित रूप से आरी को तेज करके हम न केवल अपनी क्षमताओं को उनके उच्चतम स्तर पर बनाए रखते हैं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को लचीलापन और रचनात्मकता के साथ तैयार करते हैं। निरंतर नवीनीकरण के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कोवी उन व्यक्तियों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने अपने आप को समग्र रूप से देखभाल करके उच्च स्तर की प्रभावशीलता और कल्याण प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए, वह बताते हैं कि कैसे सफल बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और कलाकार नियमित रूप से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए समय देते हैं, जिससे उन्हें अपने उच्च प्रदर्शन और कल्याण को लंबे समय तक बनाए रखने की अनुमति मिलती है। कोवी यह भी सुझाव देते हैं कि प्रत्येक नवीनीकरण के 4 आयामों में हमारी प्रगति की निगरानी करने के लिए नियमित आत्म मूल्यांकन का अभ्यास करें। यह अभ्यास हमें उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां हमें अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और हमारे संतुलन और कल्याण को बनाए रखने की योजना विकसित करने में मदद करता है। सारांश में, आरी को तेज करने की 7वीं आदत समय के साथ प्रभावी और स्वस्थ बने रहने के लिए मौलिक है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में निरंतर नवीनीकरण के लिए समय और प्रयास समर्पित करके हम अपनी क्षमताओं को उनके उच्चतम स्तर पर बनाए रख सकते हैं और जीवन की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार हो सकते हैं।